तो हेलो गाइस, हम लोग कर रहे हैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए फिजिक्स का पोर्शन पूरा के पूरा कंप्लीट। और उसी टॉपिक्स के साथ में हम लोग आज कॉन्सेप्ट निपटाने वाले हैं फ्रिक्शन का। तो फ्रिक्शन क्या होता है? तो फ्रिक्शन इज़ अ फोर्स दैट अपोज रिलेटिव टेंजेंशियल मोशन बिटवीन द टू सरफेसेस। जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट ये है, तो इसके ऊपर कोई हम लोग बात करें, कोई चीज़ रोल कर रही है। जब रोल करेगी तो भैया इन दोनों जो ऑब्जेक्ट है, एक ये ऑब्जेक्ट है, एक नीचे वाला ऑब्जेक्ट है, इनके बीच में एक फोर्स लगेगा और ये क्या करेगा, एक दूसरे को अपोज करेंगे। और अगर हम लोग बात करें, अगर सरफेस रफ हुई तो भैया फ्रिक्शन ज़्यादा लगेगा। अगर हमारी सरफेस स्मूथ रही तो हमारा जो फ्रिक्शन फोर्स है वो कम लगेगा। तो ये होता है फ्रिक्शन। या फिर ये भी कह सकते हैं, दो सरफेस, जब तो कोई दो ऑब्जेक्ट आपस में एक दूसरे मतलब स्लाइड कर रहे हैं दूसरे के ऊपर, और इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स क्या कहलाता है? फ्रिक्शन फोर्स कहलाता है। और भैया फ्रिक्शन फोर्स के भी अलग अलग टाइप होते हैं। कौन कौन से फोर्स होते हैं हम लोग ये देखते हैं। उसमें पहले हम लोग सबसे पहले बात करेंगे किसके बारे में? स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन के बारे में देखेंगे। तो काइनेटिक फ्रिक्शन के दो टाइप्स आएंगे, स्लाइडिंग और रोलिंग फ्रिक्शन। तो भैया सबसे पहले हम लोग बात करते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में कि स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है। when an external force act on an object but still the object does not move, then the force of friction which acts opposed to the force is called friction, फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। जब हम लोग बात करें, कोई ऑब्जेक्ट ही है मान चलिए, ठीक है। अब ये मैं कोई ऑब्जेक्ट लाया, उसको धक्का दिया, अब धक्का दे रहा, अभी जब तक ये मूव नहीं कर रहा, जब तक ये मूव नहीं कर रहा तब तक ये क्या कहलाएगा? जब तक ये कहलाएगा क्या? स्टैटिक फ्रिक्शन कहलाएगा। जब तक ये मूव नहीं कर रहा, मैं फोर्स भी लगा रहा और ये मूव नहीं कर रहा, तो ये क्या कहलाएगा? तब तक ये कहलाएगा स्टैटिक फ्रिक्शन। कि भैया फोर्स अप्लाई कर दिया, फोर्स अप्लाइड हो गया इसके ऊपर और ये मूव नहीं किया, तो ये क्या है? स्टैटिक फ्रिक्शन है। तो हम अगर एक स्टैटिक फ्रिक्शन को एक अलग एग्जांपल से भी समझ के देख लेते हैं, तो जैसे कोई अलमीरा है, तो आप लोग उस पर फोर्स धक्का दे रहे हैं, कोई एक लड़का है दुबला पतला सा धक्का दे रहा है, तो भैया वो अलमीरा मूव नहीं कर रहा है, भले ही उसके ऊपर फोर्स अप्लाई हो रहा है पर वो अलमीरा मूव नहीं कर रहा है। तो वो क्या होता है? हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन है। कि भैया उसके ऊपर कौन सा फ्रिक्शन लग रहा है? स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है। वही हम लोग बात करें कि लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है। तो जब हम लोग किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाते हैं, तो वो एक तरीके से हम लोग को, अभी एक एग्जांपल लिया मैंने जिसमें आदमी क्या कर रहा है, धक्का दे रहा है उस अलमीरा को। तो वो धक्का दे रहा है तो मैक्सिमम वैल्यू तक, अब भैया उसने पूरी दम लगा दी, अब जस्ट मूव करने ही वाला है, जस्ट मूव करने वाला है पर मूव किया नहीं है, मूव करने वाला है। यानी कि हम लोग बात करें, यहाँ पर लास्ट पॉइंट लिखा हुआ, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। यानी कि जब जस्ट मूव करने ही वाली है वो अलमीरा और अभी मूव की नहीं है, बस मूव करने ही वाली है, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू है किसकी? स्टैटिक फ्रिक्शन की। उसी को क्या बोल देते हैं? लिमिटिंग फ्रिक्शन बोल देते हैं। यानी कि जस्ट मूव करने ही वाली है, थोड़ी सी ही बची है, अगर थोड़ा सा भी फोर्स लगा दिया भैया मैक्सिमम पॉइंट तक, कि बस अभी रुकी हुई है, बस थोड़ा सा पॉइंट लगा दिया और ये क्या करेगी? चीज़ मूव कर जाएगी। तो यही क्या होता है? लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है। क्या होता है? लिमिटिंग फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन वो है कि भैया किसी भी चीज़ के ऊपर फोर्स लगा रहा हूँ पर वो मूव नहीं कर रही है, फोर्स लग रहा है पर मूव नहीं कर रही है। और लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है? कि भैया फोर्स लगा रही है, बस जस्ट मूव करने ही वाली है, बस थोड़ी सी बची हुई है पर रुकी हुई है अभी भी। तो वो क्या है? लिमिटिंग फ्रिक्शन। यानी कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं काइनेटिक फ्रिक्शन के बारे में। तो काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है? अभी तक हम लोगों ने लिमिटिंग फ्रिक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शन देखा, तो भैया ये क्या थे? दोनों जो फ्रिक्शन थे ये तब लग रहे थे जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में था। अब भैया हम लोग बात करने वाले हैं, कोई ऑब्जेक्ट जब मोशन में होगा तो वो क्या कहलाता है? काइनेटिक फ्रिक्शन कहलाता है। तो इसके दो टाइप्स होते हैं, स्लाइडिंग फ्रिक्शन और दूसरा होता है रोलिंग फ्रिक्शन। तो इसमें क्या होता है? स्लाइडिंग फ्रिक्शन ये है, जैसे मान चलिए कोई अलमीरा है, तो अलमीरा में आप धक्का लगा रहे हैं और धक्का लगाते लगाते वो सरकने लगा, तो भैया जो फ्रिक्शन फोर्स हो जाता है वो कम हो जाता है। तो हम लोग बात करें जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो और जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है, यानी कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन कम होता है स्टैटिक फ्रिक्शन से। यानी कि अब भैया स्टैटिक फ्रिक्शन में तो मूव ही नहीं करा, तो ऑब्वियसली बात है ये ज़्यादा होगा। और स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होगा? इससे कम होगा, इससे स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होगा कौन सा? हमारा स्लाइडिंग फ्रिक्शन। और भैया इससे भी कम कौन होगा? हमारा रोलिंग फ्रिक्शन होगा। क्योंकि भैया अभी तक अलमीरा सरका रहे थे, थोड़ी बहुत दम लगा के अलमीरा सरका दे रहे जैसे ही तैसे करके, धक्का मार के भैया ऊ ऊ करके जैसे भी करके दम लगा के सरका दी हमने। पर हम लोग बात करें रोलिंग फ्रिक्शन की, ये तो और ज़्यादा आसान होती है। क्योंकि भैया रोलिंग फ्रिक्शन में हम लोग क्या लगा देते हैं? व्हील लगा देना। कोई अलमीरा है, हल्का धक्का दे तो भैया स्लाइड कर जाएगी या हल्का आपकी अलमीरा। तो जो हम लोग बात करें स्लाइडिंग फ्रिक्शन है, उससे भी कम क्या है? रोलिंग फ्रिक्शन है। अब हम लोग इसके सीक्वेंस देख लेते हैं कि कोई हम लोग बात करें कौन सी फ्रिक्शन ज़्यादा पावरफुल होती है, कौन सी कम पावरफुल होती है, उसके हिसाब से सीक्वेंस वाइज सीरीज बनाइए और नीचे देख लीजिए। सबसे सबसे ज़्यादा हम लोग देखते हैं क्या है? स्टैटिक फ्रिक्शन होगी, फिर स्लाइडिंग फ्रिक्शन होगी, फिर रोलिंग फ्रिक्शन होगी। तो ऐसे करके हमारी फ्रिक्शन काम करती हैं।
और यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं लिखा है, तो भैया स्टैटिक फ्रिक्शन और हम लोगों ने काइनेटिक फ्रिक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शन में अंतर के बारे में बात की थी, तो भैया वही लिखा हुआ है यहाँ पे कि जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है उसकी डेफिनेशन दे दी, यहाँ पे रोलिंग फ्रिक्शन की डेफिनेशन दे दी, यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन की डेफिनेशन दे दी कि दोनों के बीच में अंतर क्या होता है कि भैया जो स्टैटिक फ्रिक्शन है ये किसी की बॉडी के ऊपर लग रहा है कब, तब वो रेस्ट में है। और स्टैटिक फ्रिक्शन और स्लाइडिंग फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन क्या है, जब कोई बॉडी हमारी मूव कर रही है तो उसके बीच में फ्रिक्शन लग रहा है, तो वो अलग होते हैं दोनों। तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन रेस्ट में लग रहा है और वो मूविंग में लग रहा है। और यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है और कुछ नहीं लिखा है। व्हेन वन सरफेस स्लाइड ओवर अनदर द फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन द सरफेस इज स्लाइडिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन की डेफिनेशन लिखी है। रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है, व्हेन वन बॉडी रोल्स ऑन द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी इज another the resistance to its motion is called rolling friction. Static friction, the force of the friction act when an object is kept stationary on a surface. अब हम लोग बात करने वाले हैं फ्रिक्शन कोफिशिएंट के बारे में। तो क्या होता है फ्रिक्शन कोफिशिएंट, ये समझ लेते हैं। तो नॉर्मली हमारे पास फ्रिक्शन का लॉ क्या है, ये हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन है, ये नॉर्मल रिएक्शन फ्रिक्शन है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है। आई थिंक जूम हो रहा, हाँ। तो ये क्या हमारे पास लिमिटिंग फ्रिक्शन है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना नॉर्मल रिएक्शन फोर्स के, ठीक है। हम लोग बात करें जब हम लोग इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं, तो भैया जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटा के जब हम इक्वल टू का साइन लाते हैं तो यहाँ पे एक वैल्यू आ जाती है जिसे न्यू बोलते हैं। तो ये वैल्यू आ जाती है। और जब हम लोग इन दोनों का रेशियो करते हैं, यहाँ आर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लिख दो या फिर एन लिख दो, आइन लिख दो या लिख दो, दोनों वैल्यू इंटरचेंज करके लिख दी मैंने, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आर भी लिख सकते हैं, यहाँ पे आर भी लिख सकते हैं, यहाँ पे भी आर लिख सकते हैं, मैंने एन लिख दिया, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, ठीक है। तो अब हम लोग बात कर रहे हैं जब वैल्यू ये वाली वैल्यू इस साइड आती है और इन दोनों का रेशियो कैसा होता है। और हम लोग बात करें न्यू है, तो न्यू क्या है, ये यूनिट लेस है, क्या है, यूनिट लेस है। और यही वैल्यू क्या है हमारी, यही वैल्यू जो हम लोगों ने न्यू निकाली है, यही क्या है, फ्रिक्शन कोफिशिएंट है। क्या है, फ्रिक्शन कोफिशिएंट है। और ये यूनिट लेस होती है और डायमेंशन लेस होती है। कैसी होती है, डायमेंशन लेस होती है। और हम लोग देख लेते हैं इसके बारे में थोड़ा बहुत, जो कि हमारी डेफिनेशन लिखी है। इट इज़ ऑफ टू टाइप्स ऑफ स्टैटिक एंड डायनेमिक. It is of two types, static and dynamic. The static friction coefficient is greater than the dynamic friction coefficient. Its value ranges 0 to 1. तो उसकी वैल्यू रखी है। It does not have any dimension, जो कि मैंने अभी बताया कि इसके पास कोई डायमेंशन नहीं होता है। It value depend on the nature and material of the surface. That is, the coefficient of the friction of a rough surface is higher and that of a smooth surface is low. स्मूथ सरफेस होगा तो वहाँ पे लो फ्रिक्शन लगने वाला है, और अगर रफ सरफेस होगा तो वहाँ की हम लोग बात करें वैल्यू ज़्यादा लगने वाली है। तो ये अपना फ्रिक्शन कोफिशिएंट यहाँ पे ख़त्म हो गया। उम्मीद है कि आपको इतना समझ में आया कि क्या होता है फ्रिक्शन कोफिशिएंट और क्या होता है उसके लॉस वगैरह कैसे काम करते हैं। तो अब गाइस हम लोग बात करते हैं एंगल ऑफ रिपोज के बारे में। ये क्या होता है इसको समझते हैं। इसके लिए लिया मैंने ये कवर। तो ये कवर मान चलिए कि ये सामने रखा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसे इंक्लाइन करेंगे, यानी कि ऊपर उठाएंगे। अब मान चलिए कोई ऑब्जेक्ट मैंने ये लिया, ये कोई ऑब्जेक्ट मैंने लिया, इसके ऊपर रख दिया। तो भैया जब ये मैंने ऑब्जेक्ट इसके ऊपर लिया तो मैं इसे क्या करूँगा, धीरे धीरे इंक्लाइन करूँगा। और जब जहाँ से ये क्या करेगा, जहाँ से ये स्टार्ट करेगा ऑब्जेक्ट, जैसे हमने इसको ऊपर रखा था और इनके उठाते गए, इंक्लाइन करते गए, और जैसे ही जब हमारा ऑब्जेक्ट मूव करने लगा, तो जहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट मूव करता है तो भैया यही हमारा क्या होता है, एंगल ऑफ रिपोज बोलते हैं, या फिर इसे बोलते हैं एंगल ऑफ स्लाइडिंग बोलते हैं। तो यही हमारा एंगल ऑफ रिपोज है। तो बस वही लिखा हुआ है हमारा, और कुछ नहीं है, ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा में है भी नहीं यहाँ पे। तो द इंक्लिनेशन ऑफ इंक्लाइंड प्लेन टू द हॉरिजेंटल इन द कंडीशन ऑफ अल्टीमेट इक्विलिब्रियम ऑफ अ बॉडी सिचुएटेड ऑन द इंक्लाइंड प्लेन इज कॉल्ड, सॉरी फॉर दैट, मैंने हाथ मार दिया इसमें, जूम इन, इसे बोलते हैं एंगल ऑफ रेस्ट बोल देते हैं, या फिर एंगल ऑफ इंक्लाइन बोल देते हैं। तो आई थिंक इतना समझ में आ गया होगा। हम लोग बात करते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बारे में। द एंगल मेड बाय द रिजल्टेंट फोर्स ऑफ मार्जिनल फ्रिक्शन एंड द नॉर्मल रिएक्शन विद द नॉर्मल रिएक्शन इट्स कॉल्ड द एंगल ऑफ फ्रिक्शन। और अब हम लोग बात करेंगे कि भैया कि जो हम लोगों ने फोर्स लगाया, फ्रिक्शन लगाया, इसको हम लोग कम कैसे कर सकते हैं। तो इसके अलग अलग तरीके के बारे में बात करते हैं। तो इसके अलग अलग तरीके के बारे में बात करें तो हम लोग फ्रिक्शन को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। तो सबसे पहला तरीका होता है बाई पॉलिशिंग। तो किसी भी सरफेस को हम लोग
क्या कर दें, अगर स्मूथ बना दें बहुत ज़्यादा, तो वो क्या करने लगेगा, कोई भी ऑब्जेक्ट हमारा वहाँ पे स्लाइड करने लगेगा, यानी कि फ्रिक्शन हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। दूसरा लुब्रिकेशन, यानी कि हम लोग कुछ लिक्विड टाइप में या जेली टाइप में वहाँ पे लगा दें सरफेस के ऊपर, तो भैया जब लुब्रिकेशन वहाँ पे लग जाएगा तो भैया हमारी जो फ्रिक्शन है वो कम लगेगा। जैसे आप लोगों ने घर में देखा होगा, ग्रीस वगैरह देखी हो, ग्रीस 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 लगी होती गेटों में, तो वो इसलिए लगाई जाती है कि जो गेट हैं आराम से चैनल वगैरह में, जो मतलब घरों में आपने जो चैनल्स नहीं लगे रहते हैं घर के अंदर, जो वो स्लाइड करते हैं, इनके बटन वगैरह मतलब पहिए वगैरह लगे होते हैं गेटों में, तो बस उनकी नीचे ग्रीस लगा दी जाती है जिससे कि वो आराम से सरकते हैं। तो ग्रीस क्या होती है, एक लुब्रिकेशन ही होती है। बाई प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ मटेरियल, अच्छा मटेरियल चुन लो। स्ट्रीमलाइन द ऑब्जेक्ट यूजिंग बॉल बेयरिंग, तो बॉल बेयरिंग का इस्तेमाल करो। तो यही सब के इन सब तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं। द ऑब्जेक्ट विच आर मेड टू मूव इन द फ्लूड आर मेड अप ऑफ स्ट्रीमलाइन शेप टू रिड्यूस फ्रिक्शन ऑफर्ड बाई फ्लूड। तो आई थिंक अपना जो फ्रैक्शन चैप्टर था कंप्लीट कर दिया हमने फॉर गवर्नमेंट एग्जाम। उम्मीद है कि आपको समझ में आया। अगर कहीं भी डाउट लगा हो तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिए, हाँ सर यहाँ पे प्रॉब्लम आ गई थी, तो मैं दोबारा से बना दूंगा वीडियो, या फिर कुछ को उनका जो क्वेरी होगी तो मैं रिप्लाई कर दूंगा हाल कल कमेंट में ही।